जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास। आज पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। यह टॉपिक आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चैप्टर 1 आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस तरह करके सारा सिलेबस मैं आपको 30 दिन में कंप्लीट कराऊंगा सीडीपी का, और साथ ही मैं आपको रोज ऑब्जेक्टिव का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। विकास की अवधारणा देखिए, संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है, ठीक है। संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है, जिसके कारण बालक की कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि होती है। यानी विकास प्रक्रिया जो होती है बालक के अंदर या बालिका के अंदर, उसमें शारीरिक भी होता है, संज्ञानात्मक विकास भी होता है, भाषा का भी विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है शिक्षा बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। शिक्षा क्या है? बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए, ठीक है। यानी नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि अभिवृद्धि के साथ साथ बालक में विकास भी होता है, और विकास जीवन पर्यंत कर्मानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो है कर्मानुसार चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। हरलॉक जी जो है वे कहते हैं कि विकास जो है, ठीक है, विकास जो है, विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता रहता है। वहीं टायलर के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, ठीक है। ये टायलर जी हैं, ये कहते हैं कि विकास जो है एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, वो एक ही दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है, ठीक है। अब विकास की इस प्रक्रिया में वह किन अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता प्राप्त करता है। देखिए सवाल है कि विकास की इस प्रक्रिया में वह किन अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता प्राप्त करता है। तो सबसे पहले इस प्रक्रिया में गर्भावस्था, शिशुवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और आदि अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अगला टॉपिक है वृद्धि का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ ग्रोथ। मीनिंग ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का अर्थ क्या है। तो देखिए वृद्धि से क्या अर्थ है, तो कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि का अर्थ बताया जा रहा है। जैसे ऊंचाई, भार, चौड़ाई आदि की वृद्धि, हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये वृद्धि का अर्थ है, यानी शारीरिक वृद्धि। सामान्यतः व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं वृद्धि, ठीक है। आगे देखिए, आगे है शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक है। शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक है। और बालक के व्यक्तित्व में प्रगतिशील परिवर्तन लाना, या परिवर्तन किस प्रकार लाया जा सकता है, तो वृद्धि की प्रकृति के अनुरूप, ठीक है। सवाल भी बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब विकास का अर्थ क्या है, तो विकास से क्या अर्थ है, संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास कहलाता है, ठीक है। देखिए वास्तव में विकास संपूर्ण अभिवृद्धियों का संगठन है। इसके कारण बालक की कार्य क्षमता और कुशलता में वृद्धि होती है। पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि, अभिवृद्धि, किंतु इनका सम्मिलित रूप शारीरिक विकास कहलाता है, ठीक है। अब हरलॉक के अनुसार विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसकी अपेक्षा इसमें परिपक्वावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह सबसे अधिक किस अवस्था में होता है, तो शैशव काल में। आगे है थर्स्टन एवं थॉर्नडाइक ने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रारंभिक वर्षों में सभी प्रकार का विकास अधिक तीव्र होता है। शिक्षा की दृष्टि में से इस सिद्धांत का निहितार्थ यह हुआ कि शिशुओं की शिक्षा का प्रबंध अधिक सावधानी से होना चाहिए। उसके बाद है अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर।
देखिए अभिवृद्धि यानी वृद्धि, वृद्धि से अर्थ शारीरिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों से है, ठीक है। और विकास जो है, ठीक है, विकास से अर्थ शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मनुष्य के कद, भार और शरीर आदि में आए परिवर्तनों के लिए वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकास शब्द व्यक्ति के व्यक्तित्व में आए संपूर्ण परिवर्तनों को दिखाता है। वहीं वृद्धि विकास के अवयवों में से एक है और विकास एक विशाल तथा सर्वांगीण शब्द है, इसमें वृद्धि निहित है। वहीं देख सकते हैं वृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से है और विकास वातावरण से संबंधित होता है। वहीं देख सकते हैं शारीरिक परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात वृद्धि रुक जाती है और विकास की क्रिया जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। बालक में विकास के लिए भी वृद्धि आवश्यक है, याद रखिएगा। वृद्धि पर वातावरणीय कारकों के अनुसार प्रभाव पड़ता है, वह लाभप्रद या हानिकारक हो सकता है। और बालक में परिपक्वता के विकास का संबंध वृद्धि में ही निहित है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है विकास की अवस्थाएं। व्यक्ति का जो विकास है, ठीक है, किन चरणों में पूरा होता है, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद रहे हैं। सामान्य रूप से इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। इनका वर्गीकरण 4 भागों में किया जाता है। किसमें तो देखिए, शैशवावस्था यानी जन्म से 5 वर्ष तक, दूसरा बाल्यावस्था यानी 5 से 12 वर्ष तक, तीसरा किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष तक, और चौथा प्रौढ़ावस्था 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत तक, ठीक है। कार्ल सेनिंग ने विकास प्रक्रिया का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। गर्भाधान से जन्म तक पूर्व जन्म काल कहा गया है। नव शैशव तक जन्म से 3 या 4 सप्ताह। आरंभिक शैशव 1 से 15 मास यानी 15 महीना तक। उत्तर शैशव 15 से 30 मास तक। मास का मतलब यहाँ महीना हो जाएगा, ठीक है। पूर्व बाल्यकाल 2 से 5 वर्ष तक माना है कार्ल सेनिंग ने। मध्य बाल्यकाल 6 से 12 वर्ष तक माना है और किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष तक माना है। सेले ने विकास की प्रक्रिया का वर्गीकरण इस प्रकार किया है कि शैशवकाल जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यकाल 5 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक। शिक्षा की दृष्टि से शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था महत्वपूर्ण है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान में इन्हीं तीनों अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे है शैशवावस्था, इन्फेंसी। देखिए, फ्रीउड ने कहा है कि द लिटिल ह्यूमन बीइंग इज फ्रीक्वेंटली ए फिनिश्ड प्रोडक्ट इन हिज 4th और 5th ईयर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे है बालक का निर्माण काल किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में। शैशवावस्था कितने वर्ष तक मानी जाती है, जन्म से 5 वर्ष तक। फ्राइड के शब्दों में मनुष्य को जो भी कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। किस अवस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना गया, शैशवावस्था को। शैशवावस्था बालक के संपूर्ण भावी जीवन को प्रभावित करती है, इसलिए शैशवावस्था को माना जाता है जीवन का आधार। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में किस अवस्था में पाई जाती है, तो शैशवावस्था में। आगे है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का समय है 5 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो शारीरिक और मानसिक स्थिरता। बाल्यावस्था में बालकों की प्रवृत्ति किस प्रकार की अधिक होती है, तो जिज्ञासु की। बाल्यावस्था में बालक में सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है, तो उसको बहुल प्रबल कहते हैं। आगे किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था का समय 12 से 18 वर्ष तक होता है और किशोरावस्था जो है एक ग्रेट स्ट्रेस स्टॉर्म यानी तनाव, आंधी तूफान का एक लक्षण होता है किशोरावस्था में। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था की
विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। एज ऑफ प्यूबर्टी कहा जाता है पूर्ण किशोर अवस्था को। किस वर्ष के बीच लड़कियों की लंबाई व मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है? तो 12 से 14 वर्ष तक। आगे है, किस अवस्था को यौवन एवं बाल अवस्था के मध्य पड़ने वाला संधिकाल कहा जाता है? तो किशोर अवस्था। किशोर अवस्था के कौन से वर्ष सबसे अधिक तूफानी होते हैं? तो 13 से 16 वर्ष। आगे, किन वर्षों के बीच लड़कों की लंबाई व मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं? तो 14 से 18 वर्ष तक। घनिष्ठ और व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोर अवस्था की विशेषता है, यह किसने कहा? तो वैलेंटाइन ने कहा। आगे प्रौढ़ावस्था देखिए, प्रौढ़ावस्था को किस आयु वर्ग में रखा गया है? तो 21 से 40। प्रौढ़ावस्था कैसी अवस्था कही जाती है? तो यह अवस्था व्यवहारिक जीवन की अवस्था कही जाती है और इस अवस्था में व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने की कोशिश करता है और सबसे अधिक विकास इस अवस्था में होता है। आगे है मिडिल एज यानी मध्यावस्था। मध्यावस्था को किस आयु वर्ग में रखा गया है? तो 61 से 60। मध्यावस्था कैसी अवस्था कही जाती है? तो इस अवस्था में व्यक्ति अपने पारिवारिक दायित्वों को पूर्ण करने की स्थिति में होता है और इस समय व्यक्ति सुख, शांति व प्रतिष्ठा से जीने की कामना करता है। आगे है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था कब से शुरू होती है? तो 60 वर्ष से। वृद्धावस्था कब से शुरू होती है? 60 वर्ष से। और यह अवस्था बाल्य अवस्था की तरह अत्यधिक संवेदनशील मानी जाती है। यह अवस्था ह्रास की अवस्था होती है। इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक क्षमता में कमी आने लगती है तथा समायोजन का भी अभाव पाया जाता है। आगे बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो देखिए, विकास एक सतत तथा ना रुकने वाली प्रक्रिया है। विकास से बच्चों में आए सभी परिणामात्मक तथा गुणात्मक परिवर्तन का संकेत मिलता है और यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। आगे है अधिगम यानी लर्निंग। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अर्थात अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना। ठीक है, सीखना अर्थात अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना अधिगम कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति कब से सीखना प्रारंभ करता है? तो जन्म के तुरंत बाद। व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने योग्य पाता है अधिगम के बाद। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। अधिगम एक प्रकार का मानसिक परिवर्तन है। अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम कहलाता है, ये गेट्स ने कहा था। E.A. पील के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार में होता है। विकास के विभिन्न आयाम एवं उनका अधिगम से संबंध। तो देखिए, द बॉडी ऑफ द न्यू बॉर्न इन्फेंट ग्रोज एंड डेवलप्स अंटिल इट बिकम्स एन एडल्ट बॉडी। देखिए, जो छोटा बच्चा जिसका जन्म होता है उसका बॉडी जो है तब तक बढ़ते रहता है, विकास करते रहता है जब तक वो एक एडल्ट यानी बड़ा बच्चा ना बन जाए, एडल्ट नहीं बन जाए, जवान एडल्ट बॉडी ना बन जाए। तो देखिए, बाल विकास को कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु इसके महत्वपूर्ण आयाम निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो बालक का शारीरिक विकास और अधिगम। शिशुवावस्था में शारीरिक विकास, जन्म के समय और पूरी शिशुवावस्था में बालक और बालिका के भार में किसका भार अधिक होता है? तो बालक का। जन्म के समय बालक और बालिका का भार लगभग कितना होता है? तो 7.15 और 7.13 पाउंड। आगे, जन्म के समय और पूरी शिशुवावस्था में बालक और बालिका की लंबाई में किसकी लंबाई अधिक होती है? तो बालक की। आगे, जन्म के समय बालक और बालिका की लंबाई होती है क्रमशः बालक का 20.5 इंच और बालिका का 20.3 इंच। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 1/4। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 350 ग्राम। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 207 होती है। और शिशु में दांत के दूध किस माह से निकलने आरंभ होते हैं? तो 6 से 7वें में। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार उसके शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत होता है? तो 23%।
3 वर्ष की आयु में शिशु के शरीर और मस्तिष्क में संतुलन आरंभ हो जाता है। उसके शरीर के लगभग सभी अंग कार्य करने लगते हैं। इसको याद रखिएगा। देखिए, स्ट्रेक के अनुसार शिशु अपने नैतिक गृह कार्यों में लगभग आत्मनिर्भर हो जाते हैं और 5 वर्ष के अंत तक अनेक शिशु पर्याप्त स्वतंत्रता और कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष तक शरीर की लंबाई बढ़ती है, कम बढ़ती है, ठीक है। और बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 207 से बढ़कर कितनी हो जाती है? 350। बालक के दूध के दांत लगभग कितनी आयु में गिरने लगते हैं? तो 6 वर्ष में। बालक और बालिका में किसके स्थायी दांत जल्दी निकलते हैं? तो बालिका के। अब बालक और बालिका के अनांगों का विकास किस आयु में तीव्र गति से होता है? तो 11 से 12 वर्ष। बालक के लगभग सभी अंगों का विकास हो जाता है बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था में शारीरिक विकास होता है, तो किशोर अवस्था में बालक एवं बालिका में से किसका भार अधिक बढ़ता है? तो बालक का। बालक की लंबाई जो है कितनी आयु तक बढ़ती है? 18 वर्ष और उसके बाद भी। बालिका की लंबाई कितनी आयु तक बढ़ती है? तो 16 वर्ष तक। सिर का लगभग पूर्ण विकास किस आयु तक हो जाता है? तो 15 या 16 वर्ष तक। जिस समय बालक प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता है उस समय उसके हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो 1 मिनट में 72 बार। अब शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो वंशानुक्रम है, वातावरण है, पौष्टिक भोजन है, नियमित दिनचर्या है, निद्रा एवं विश्राम है, प्रेम है, सुरक्षा है, खेल एवं व्यायाम है। शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और इसी जानकारी के आधार पर वह बालक के स्वास्थ्य अथवा उससे संबंधित अन्य समस्याओं से अवगत हो सकता है, ठीक है। बालक का मानसिक विकास। मानसिक विकास से क्या अभिप्राय है? ज्ञान भंडार में वृद्धि एवं उसके उपयोग से, ठीक है। देखिए, मानसिक विकास में अवबोध, स्मरण, ध्यान केंद्रित करना, निरीक्षण, विचार, कल्पना, तर्क, समस्या समाधान, चेतना आदि शक्तियाँ आती है, ठीक है। देखिए, शिशुआवस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में परिवर्तन होते रहता है। ये किसने कहा था? तो सोरेनसन ने कहा था। अब शिशुआवस्था से ही शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास में संबंध दिखाई पड़ता है। शिशुआवस्था में सामान्य रूप से अधिकतर शिशुओं का मानसिक विकास कैसा होता है? तो औसत के अनुरूप। अब शिशु के मस्तिष्क के कोष कैसे विकसित होते हैं? तो क्रमशः विकसित होते हैं और मस्तिष्क के विभिन्न भाग सरल से जटिल हो जाते हैं। क्रमशः विकसित होते हैं, याद रखिएगा। और इनका जो मस्तिष्क का विभिन्न भाग जो सरल से जटिल हो जाते हैं, अतः उनका मानसिक विकास क्रमशः दिखाई पड़ता है। शिक्षक का कर्तव्य शिशु की आंतरिक योग्यताओं को पूरी तरह विकसित होने में उसकी सहायता करना है और यह विकास ही शिक्षा है। देखिए, इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ये क्रो ने कहा था। बाल्यावस्था में बालक में किन गुणों का विकास हो जाता है? तो रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन, स्मरण और समस्या समाधान के गुणों का विकास हो जाता है। किशोर अवस्था में मानसिक विकास कैसे होता है? तो मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की आयु में अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है, जिसको वुडवर्थ ने कहा था। किशोर अवस्था वह काल है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्ति बचपन से प्रौढ़ अवस्था तक पहुंच जाता है। ये जर्सील्ड ने कहा था। किशोर अवस्था में किसका अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि का। किशोर अवस्था में किशोर की मानसिक योग्यताओं का स्वरूप निश्चित हो जाता है। उसमें सोचने, समझने, विचार करने, अंतर करने और समस्या का समाधान करने की योग्यताएं उत्पन्न हो जाती हैं।